हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन कॉमर्स, जहां पे मैं स्टार्ट कर रहा हूं मास्टर डिग्री वाले बच्चे सेमेस्टर 1 एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और बहुत सारे बच्चों को नीड होती है कि सर ऐसा कोई चैनल, ऐसी कोई वीडियो हमें मिल जाए जहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ लेक्चर्स में हमें सर इजीली एक बेटर स्कोर कॉमर्स में कर पाए। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात बता दूं बच्चा, ये जो आपका सब्जेक्ट है एमकॉम सेम 1 एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैंने लिखा बच्चा 2024 का ये क्वेश्चन मैंने पिक किया है। डायरेक्ट टैक्स क्वेश्चन नंबर 1 बी में पूछा था। मतलब 1 बी का मतलब होता है पहले क्वेश्चन में ही पूछा था, और पहला क्वेश्चन हर एक बच्चे को आई होप पता होगा, पहला प्रैक्टिकल 14 का होता है। आई होप इतना इंफॉर्मेशन हर एक बच्चे को होगा। अगर मैं 24 की बात करूं, 25 की बात करूं, तो ये फिक्स अपनी जगह ये टॉपिक रखा है। टॉपिक का नाम है बच्चा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर किसी बच्चे ने इसकी स्टोरी कुछ सुनी नहीं है, कुछ पढ़ी नहीं है बच्चा, कोई टेंशन नहीं है। दो क्लास, कौन सा 24 25 की क्लास मेरी देख लो। जितने भी कंडीशंस बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे जा सकते हैं, इसी दो वीडियो में आपका ये 14 आउट ऑफ 14 सिक्योर करा दूंगा, इसकी गारंटी है मेरी। बट कंडीशन है दोनों वीडियो प्रॉपर वे में देख लेना। कैसा भी सम लिखने दो, हर एक कंडीशन यहाँ पे सिखा के देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है बच्चा स्कोप ऑफ टोटल इनकम। बट उसके पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन हमें जानना पड़ेगा सर, सेक्शन 6 जिसका नाम है बच्चा रेसिडेंशियल स्टेटस। और मैं एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के ऑप्शन में 24 25 में भी रेसिडेंशियल स्टेटस बना है। बट यहाँ पे बच्चा आपको कंडीशन याद रखना पड़ेगा और उसको लिखना पड़ेगा। तो उससे बेस्ट है आपका स्कोप ऑफ टोटल इनकम, इसीलिए रेसिडेंशियल से पहले मैं रख रहा हूं स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अगर मैंने बताया कि भाई दोनों क्लास कोई बच्चा देख लेगा तो इजीली एक बेटर स्कोर मींस 14 आउट ऑफ 14 स्कोर कर लेगा। अब जरा कंडीशन पढ़ते हैं बच्चा क्या है। रेसिडेंशियल स्टेटस को आप इग्नोर कर दो, अभी आप इसको इग्नोर कर दो, बहुत डिटेल नहीं पढ़ना, बस आपको जानना है सर इंडिया में जो भी इनकम टैक्स चार्ज होता है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये क्या होता है सर बच्चा, ये रेसिडेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का चार्ज, किसी भी पर्सन का फाइंड आउट किया जाता है, जो कि हमें दिया है सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 77 में। अभी बस आपको क्या ध्यान रखना वो जरा सुनो, इसके आगे वाला जो पार्ट है। कोई भी पर्सन का जब हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं तो 3 कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। पहला तो बच्चा वो बंदा रेसिडेंट हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चा? रेसिडेंट हो सकता है। और अगर वो रेसिडेंट है तो उसके अंदर भी कंडीशन आता है बच्चा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट पहली कंडीशन है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट सेकंड कंडीशन है। थर्ड हमारा नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। आपको रेक्टिफिकेशन ये वर्ड नहीं करना है, एग्जाम में खुद वो क्वेश्चन बताएगा कि कौन सा बच्चा रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, कौन सा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, एंड कौन सा नॉन रेसिडेंट है। मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। अपने को करना क्या है इस टॉपिक में, इस प्रैक्टिकल में, स्कोप ऑफ टोटल इनकम में यही बताना रहेगा। अपने को ये तीनों नाम दिया रहेगा, सिर्फ बताना है अपने को, इनकम दिया रहेगा और बताना रहेगा बच्चा वो पर्टिकुलर इनकम किस केस में टैक्सेबल होगी। मतलब फर्स्ट केस में टैक्सेबल है कि सेकंड में है कि थर्ड में है कि तीनों में है या फिर दो में है। मतलब इन शॉर्ट तीनों में, यही अपने को पहचान पता करना है। और अगर हमें पहचान पता करना, सिंपल सा अपने वर्डिंग में नोट से जरा सुन लो, समझ लो। अब ये बना लेना अपने वर्डिंग में, अपने वर्डिंग में मैं बता रहा हूं। पहला कंडीशन क्या था बच्चा? RNOR। सेकंड कंडीशन क्या था? RNOR। लास्ट में क्या था बच्चा? NR। 3 कंडीशन था। सिर्फ अपने को ये बताना है बच्चा कौन सा इनकम किस केस में टैक्सेबल है। अब जरा ध्यान से सिंपल सा क्वेश्चन सुन लो, समझ लो। पहला तो ये हो सकता है बच्चा कि आप जो इनकम जनरेट किए हो वो इंडिया में किए हो, तो ऐसा नोट अपने वर्डिंग में लिखने का, इसको अपने वर्डिंग में बच्चा लिखो। सेकंड ये केस पॉसिबल है बच्चा कि जो भी आपका इनकम जनरेट हुआ है वो आउटसाइड इंडिया हो सकता है। दो ही केस पॉसिबल है, ध्यान से अच्छे से सुनना। इसी में पूरा कॉन्सेप्ट टॉपिक का मैं कवर करा दूंगा। मैंने बोला या तो पॉसिबल है सर मैं जो मेरी इनकम हो रही है, या तो मैं इधर कमा रहा हूं, मतलब इनकम अपनी जनरेट कर रहा हूं, या फिर बाहर कमा रहा हूं, बाहर से लेकिन रिसीव इधर कर रहा हूं। मतलब दो केस है। या तो मैं, पहली कंडीशन बोला बच्चा, या तो मैं इंडिया में अपना इनकम अर्न कर रहा हूं। सेकंड मैंने बोला या फिर मैं इंडिया में अपनी इनकम रिसीव कर रहा हूं। अब ध्यान से सुन लो, समझ लो। पहला केस है इंडिया में कमा रहा हूं,
इंडिया में ही रिसीव कर रहा हूं, पहली केस। सेकंड केस है सर, कमा तो बाहर रहा हूं बट रिसीव इंडिया में कर रहा हूं, दो केस पॉसिबल है। तीसरा ये पॉसिबल है सर, इंडिया में कमा रहा हूं लेकिन रिसीव बाहर कर रहा हूं, तीन केस पॉसिबल है, इसके बाहर कुछ नहीं पॉसिबल है। मैंने फिर से क्या बताया सुन लो, मैं इंडिया में कमा रहा हूं, इंडिया में रिसीव कर रहा हूं, पहली कंडीशन। सेकंड मैं बोल रहा हूं भाई इंडिया में कमा रहा हूं लेकिन रिसीव बाहर कर रहा हूं, सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन, कमा बाहर रहा हूं लेकिन रिसीव इंडिया में कर रहा हूं। जब भी इंडिया वर्ड आ गया, ऐसा आपको ध्यान में रख लेना बच्चे, जब भी इंडिया में आप रिसीव कर रहे हो या फिर कमा रहे हो, उस केस में ऐसा टिक करने का बच्चे तीनों में टैक्सेबल है। क्या लिखा बच्चा पार्टी, तीनों में टैक्सेबल है। लाइन सुन लो, समझ लो क्या बोला है। मैंने बोला अगर आपने इंडिया में कोई इनकम जनरेट किया, रिसीव कहीं भी कर लो, दुनिया के किसी कोने में कर लो, तीनों केस में टैक्सेबल हो आप, पहली कंडीशन। सेकंड बोलो, कमाओ चाहे इंडिया में या फिर आउटसाइड इंडिया, अगर रिसीव इंडिया के अंदर की हो बच्चा, तीनों केस में टैक्सेबल, बात खत्म होगी। सिंपल सी लाइन थी, यही ध्यान में रख लेना। अब जरा आउटसाइड की बात करो। अब आउटसाइड का मतलब होता है सर मेरा बिजनेस बाहर है, कमा बाहर रहा हूं, रिसीव इंडिया में कर रहा हूं, तो ये तो ऑलरेडी यहां पे कवर हो चुका है, मैं यहां पे कवर करा चुका हूं कि आपने इंडिया में रिसीव किया, ये तो टॉपिक इधर हो गया। अब जरा इसके आगे इंपॉर्टेंट लाइन सुनना, इसमें दो केस पॉसिबल हो सकता है। कौन सा केस, अब जरा ध्यान से सुनना। बिजनेस तो बाहर है, मतलब बिजनेस सर हमारा बिजनेस नहीं, आप इसको डायरेक्टली ऐसा लिखो, इनकम लिखो। इनकम तो मैं बाहर जनरेट कर रहा हूं बट बिजनेस कंट्रोल मेरा इंडिया से हो रहा है, ये कंडीशन ऐड करते हैं, बिजनेस कंट्रोल्ड बाय इंडिया। क्लियर है, मतलब मेरा बिजनेस बाहर है लेकिन उसका कंट्रोल मैं इंडिया में बैठ के कर रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का एक कंडीशन जरूर ऐड करते हैं क्योंकि बच्चे यहां पे मिस्टेक कर जाते हैं, तो उस केस में ध्यान रखना, जहां भी बच्चा याद रख लो कंट्रोल वर्ड आया, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ध्यान रखना, ये भी नहीं बाहर से, कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया वर्ड आया, वो उस केस में याद रखना पहले स्टार्टिंग के दो में टैक्सेबल है, थर्ड में नहीं है, याद रख लेना। एनआर में नहीं है, किस में नहीं है, जहां पे सर कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया आया, सेटअप फ्रॉम इंडिया है, कोई बिजनेस है, कोई बिजनेस है जिसका कंट्रोल मैं इंडिया से कर रहा हूं लेकिन बिजनेस बाहर है, तो उस केस में पहले दो में टैक्सेबल होगा, थर्ड में टैक्सेबल नहीं होगा, इसे याद रख लेने का। या प्रोफेशन की बात कर लो, भाई सेटअप मेरा प्रोफेशन का कहां पे है, इंडिया में है लेकिन कमा बाहर रहा हूं, उस केस में भी दोनों में यहां पे रहेगा। तो लाइन क्या याद रख लेना सर, एक तो सेटअप, दूसरा मेरा कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम इंडिया इंपॉर्टेंट है, दो में टैक्सेबल होगा, थर्ड में नहीं होगा। लास्ट हमारा केस बनता है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब बाहर कमा रहा हूं और बाहर ही रिसीव भी कर रहा हूं, तो उस केस में पहले में टैक्सेबल होगा, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं होगा। क्या याद रख लें भाई, बाहर कंट्री में मैं कमाया और बाहर ही रिसीव कर लिया, तो उस केस में पहले में टैक्सेबल है, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं होगा। यही चार कंडीशन है बच्चा, और बाहर कुछ आने वाला नहीं है। जितने मेन कंडीशन है यहां लिखा दिया, मैं सिंपल वर्डिंग सिखा दिया। अगर ध्यान रखो, इसकी समरी इन शॉर्ट फिर से सुन लो। अगर आपने सिंपल सुना, अगर इंडिया में आपने रिसीव किया है, कमा चाहे आप इंडिया में रहो या फिर बाहर रहो, बाहर से अगर आए तो भी तीनों केस में टैक्सेबल। इन शॉर्ट ऐसा ध्यान में रख लो बच्चा, इंडिया में रिसीव किया, इंडिया में अगर आपने कमाया है तो सीधा तीनों में टैक्सेबल कर दो। सेकंड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इनकम बाहर की है लेकिन कंट्रोल उसका, सेटअप उसका इंडिया में है, तो दो में टैक्सेबल है, याद रखना स्टार्टिंग के दो में। लास्ट केस अगर कमा बाहर रहा हूं, रिसीव भी वहीं कर रहा हूं, तो पहले में टैक्सेबल है, बाकी दो में कट कर दो। ऐसा अपने वर्डिंग में एक छोटा सा नोट्स बना लो। आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा, और अगर नोट कर लिया ना तो उसी का डिटेल यहां पे लिखा हूं, अब जरा पढ़ लेना डिटेल क्या लिखा है। सेम वही केस है बच्चा, स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 है, ROR वही सेम कॉन्सेप्ट लिखा है। अब जरा सुन लो समझ लो भाई, इन इंडिया लिखा है, बोला कि आपका जो इनकम है वो चाहे एक्रू हुआ या फिर एराइज हुआ या फिर डीम टू एक्रू, अगर इंडिया के अंदर हो रहा है तो क्या होगा, तीनों केस में टैक्सेबल होगा। मैंने यही चीज जो यहाँ पे लिखी ना बच्चा, उसको सिंपल वर्डिंग में आपको लिखा के दिया था पीछे जस्ट, और यहाँ पे भी वही बोला है, अगर इनकम आपकी रिसीव्ड हुई या फिर डीम्ड हुई या फिर रिसीव्ड इन इंडिया हुई है तो उस केस में भी तीनों में टैक्सेबल हो जाएगा। सेकंड बोला था, अगर आउटसाइड इंडिया का कॉन्सेप्ट क्या है, इनकम आपकी एक्री हो रही है, एराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, बट उसका कंट्रोल, आपके बिजनेस का कंट्रोल या फिर प्रोफेशन अगर इंडिया में सेटअप है तो दो में टैक्सेबल होगा, थर्ड केस में टैक्सेबल नहीं होगा। लास्ट बोला है एनी अदर केस। एनी अदर केस का मतलब होता है बाहर आपने कमाया, बाहर ही रिसीव कर लिया, तो उस केस में पहले में टैक्सेबल, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है। अब इसके आगे सिर्फ दो कंडीशन और पढ़ लो बच्चा, इसके आगे दो ही लाइन और पढ़ लो। कौन सा,
एग्रीकल्चर इनकम अगर आपकी इंडिया की है तो वो एग्जेम्प्ट है, वो टैक्सेबल नहीं होगा किसी भी केस में नहीं, मतलब तीनों में खाली रख देने का, सिंपल से याद रखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, बच्चे बहुत ज्यादा रट्टाफिकेशन कर लेते हैं तो ये भी प्रॉब्लम है। एग्रीकल्चर इनकम जो ना इंडिया की एग्जेम्प्ट है, बाहर की एग्जेम्प्ट नहीं है, ध्यान रखना, इंडिया की एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10(10)(a) के अकॉर्डिंग, याद रखना। अगर सेक्शन नहीं याद रखोगे तो भी चलेगा, बट ध्यान रखना इंडिया की ही एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, बाहर का एग्जेम्प्ट नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा वो लोग बोलते हैं श्रीलंका की एग्रीकल्चर इनकम, सिंगापुर की एग्रीकल्चर इनकम, तो वहां पे ध्यान रखना वो टैक्सेबल नहीं चलेगा, सिर्फ इंडिया की एग्जेम्प्ट रहेगी, ध्यान रखना वो टैक्सेबल होगा। लास्ट इंपॉर्टेंट ये कंडीशन, ये दो में से ना 100% आपके एग्जाम में एक कंडीशन रहेगा, हमेशा बता रहा हूं, हमेशा ये जो आपका पेपर होने वाला है उसमें भी रहेगा, दो में से एक 100% रहेगा। ये मेंशन होता है बच्चा एनी पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम, मतलब कोई पुराना पास्ट का नॉन टैक्सेबल इनकम है या फिर प्रॉफिट है जो इंडिया लेके आए हैं तो नॉन टैक्सेबल होगा। लाइन क्लियर बताएगा भाई, एनी पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम या फिर प्रॉफिट है जो इंडिया लेके आई गई है, नॉट टैक्सेबल, टैक्सेबल नहीं रहेगा, मतलब तीनों में खाली रख देना। कौन सा? दो चीजें सर ऐसी हैं जो किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं है, इसका मतलब करना कैसे सर? तीनों में खाली रख दो, तीनों में से किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं रहेगा। कौन सा? ये दो लाइन याद रख लो, दो में से एक हमेशा आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब देखते हैं 24 में क्या क्या कंडीशंस पूछी गई हैं। अगर आपको कंडीशन याद है तो इजीली ये 14 मार्क्स आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चा जरा, यहां पे मिस्टर किशोर डिटेल्स दे के रखा है, यहां पे खुद बोल रहा है भाई कंप्यूट कर दो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या दिया है याद रखना, इंपॉर्टेंट है 25-26। अज्यूमिंग दैट ही इज, तीनों कंडीशन देखो दिया है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है। और ये ऐसा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में हमेशा आपको ऐसा कंडीशन देगा, 7 से लेकर 10 कंडीशन तक दे सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना ऐसा कंडीशन। और इधर अपने को अमाउंट दिया होगा। ये तो हो गया क्वेश्चन, आपको समझ गया सर, इसकी पहचान इजी है, क्लियर बताएंगे भाई, हमें आप क्लासिफाई कर दो, असेसमेंट ईयर एक दिया रहेगा और इस टाइप के 4 से 5 6 7 8 कंडीशन 10 कंडीशन तक मैक्सिमम हो सकते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना जरा वो देखो। पहले तो बच्चा ऐसा टेबल बना लेने का, क्या बनाना है? ऐसा टेबल बना लेना है जो ये कंडीशन लिखी गई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कहां से लिखा गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 कहां से लिखा, देखो ना, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट, मतलब यहीं से उठा के वहां लिख दो, यहां से उठा के ना कुछ चेंज नहीं करना बच्चा, एक एक वर्ड मैच कर लेना, वही कॉपी किया गया है। और ये 3 टेबल बनाना है। अब 3 टेबल में से डिसाइड करना भाई किस में अमाउंट आएगा किस में नहीं आएगा। अब जरा कंडीशन पढ़ते हैं बच्चा, पास्ट अनटैक्स्ड प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट अभी जस्ट पढ़ के आया हो, कंडीशन आपको फिर से दिखा देता हूं मैं। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट क्या है बच्चा? नॉन टैक्सेबल। नॉन टैक्सेबल का मतलब क्या बताया था मैंने, किसी भी कॉलम में मत लिखो, मतलब यहां पे बच्चा खाली ऐसा लिखने का, ऐसा इधर खाली, ये इधर खाली, क्लियर है क्या? 1.5 से 2 मार्क्स मिल गया पहले में ही, जो मैंने खाली रख दिया, क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल है। और यहां रीजन लिखने का, नोट एनी पास्ट नॉन टैक्सेबल इनकम प्रॉफिट, ये जो हमारा इंडिया में है वो नॉन टैक्सेबल है, नॉट टैक्सेबल है, ऐसा लिखने का। अब जरा लाइन पढ़ो भाई, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर देखते हैं बहुत सारे बच्चे एग्जाम्प्ट कर देते नहीं, बच्चे आगे पढ़ो तो भाई कहां का है सर? सिंगापुर, इंडिया का एग्जाम्प्ट है, बाहर का नहीं एग्जाम्प्ट है, ये तो बाहर का हो गया। तो बाहर वाले केस में कहां पे बताया था, सिर्फ पहले में टैक्सेबल रहेगा, बाकी में नहीं है, मतलब बाकी दो में खाली रख दो, पहले में टैक्सेबल। तीनों में कब टैक्सेबल? जब इंडिया वर्ड आएगा। एक में कब टैक्सेबल? पहले में कब टैक्सेबल? जब सर बाहर कंट्री का नाम आएगा, इंडिया का कहीं भी नाम नहीं आएगा तब। तो सिंगापुर का नाम आया तो बच्चा पहले में टैक्सेबल। और अमाउंट कितना? अमाउंट यहां मेंशन है ना, सेकंड वाला देखो, पहले का तो हो गया काम, ये तो नील हो गया। सिंगापुर वाला देखो जरा, अमाउंट देखो कितना बचा, 2 लाख, तो यहां पे लिख दो, सामने सामने ऐसा लिखने का, 2 लाख। अरे कोई डाउट? आई थिंक डाउट ही नहीं। अब जरा आगे पढ़ लो, इनकम रिसीव्ड इन यूएसए फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया। सर्विस कहां पे दी गई बच्चा? इंडिया में दी गई। इंडिया वर्ड आते ही तीनों में टैक्सेबल, इंडिया में आपने सर्विस दिया है तो तीनों में टैक्सेबल। अगर मैं अमाउंट की बात करूं, थर्ड वाला अमाउंट आ जाओ, थर्ड अमाउंट कितना बचा? 3 लाख। इंडिया वर्ड है, तीनों में लिख दो 3 लाख, यहां पे भी बचा आपको लिखना है 3 लाख, और लास्ट में भी आपको लिखना है 3 लाख।
अगर मैं बोलूँ कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स विथ बैंक इन इंडिया। इंडिया वर्ड आते ही सोचना नहीं है, तीनों में टैक्सेबल कर दो आंख बंद करके। अमाउंट कितना, आगे आ जाते हैं 1 लाख, तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो बच्चा, 1 लाख, 1 लाख और 1 लाख। क्लियर, आई थिंक डाउट नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन पुणे। अब हर एक बच्चे को मालूम होगा सर पुणे किधर आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है। अब आगे पढ़ना ही नहीं है, आपका रेंट जो आया कहां से आया सर, पुणे, मतलब महाराष्ट्र। बोले तो इंडिया के अंदर है, तो इसका मतलब तीनों में टैक्सेबल। अमाउंट कितना, अमाउंट कितना बच्चा देखते रहो, अमाउंट है 1,30,121, 1,30,121 लिखो वहां पे, 1,30,121, 1,30,121, 1,30,121। ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट आ जाओ, इनकम फ्रॉम ए बिजनेस इन दुबई। बिजनेस किधर है, दुबई में। कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये ध्यान रखना, मैंने बोला भी था ऐसा कंडीशन जरूर ऐड करते हैं ताकि बच्चे मिस्टेक करें। कंट्रोल्ड वर्ड आते ही, बिजनेस सेटअप वर्ड आते ही पहले दो में टैक्सेबल, थर्ड में नील हो जाएगा। मतलब ये दो में टैक्सेबल लिखने का बच्चा यहाँ पे नील कर दो, बोले तो खाली। अमाउंट कितना, अमाउंट कितना, कंट्रोल वाला कहाँ पे गया, इधर आया, 2,60,242, 260,242। तो यहाँ पे लिखो बच्चा 2,60,242, 2,60,242। सबसे इंपॉर्टेंट है कंडीशन, अगर याद रहेगा ना तो फटाफट आंसर लिख दोगे। कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया वर्ड आया, सेटअप फ्रॉम इंडिया वर्ड आया, तो पहले दो में टैक्सेबल, थर्ड में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब ये 100% बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर जाएंगे, बहुत सारे बच्चे गलती कर जाएंगे इसमें। रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन जर्मनी, प्रॉपर्टी किधर का बच्चा है, जर्मनी। रिसीव्ड देयर, अब ये वर्ड नहीं समझ पाएंगे बच्चे। बोल रहा भाई प्रॉपर्टी हमारी जर्मनी की थी, वहीं पे रिसीव भी कर लिया, बट लेटर रेमिटेड टू इंडिया, बाद में इंडिया में आया है। ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट। अब बहुत बच्चे क्या करेंगे, सर इंडिया में आया, तीनों में टैक्सेबल, गलत हो जाएगा बच्चा। ध्यान से लाइन सुनो क्या बोल रहे हैं। रेंट फ्रॉम ए प्रॉपर्टी इन जर्मनी, जर्मनी की प्रॉपर्टी है भाई, रिसीव्ड देयर, वहीं पे पैसा भी रिसीव कर लिया, इसका मतलब ये फॉरेन इनकम है भाई, बाद में ट्रांसफर किया ना, पैसा ट्रांसफर किया, इनकम रिसीव, पैसा बाद में ट्रांसफर डिफरेंट चीज होता है। बोला गया भाई जर्मनी की प्रॉपर्टी है, रिसीव वहीं पे हुआ है, बाद में पेमेंट हुआ है, बाद में आया है इंडिया में, तो ये फॉरेन इनकम है। फॉरेन इनकम बोले तो वहां की प्रॉपर्टी से वही पैसा कमाया, तो पहले केस में टैक्सेबल होता है, बाकी दो में टैक्सेबल नहीं होता है। अमाउंट कितना, ये मिलेगा क्वेश्चन से, 151,366, 151,366। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे भी आप लिख रहे हो नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कंफ्यूजन कर सकते हैं, दे सकते हैं बच्चे, मिस्टेक कर जाएंगे यहाँ। रॉयल्टी फ्रॉम इंडियन कंपनी, ये तो मेंशन कर दिया भाई, कौन सी कंपनी बच्चा, इंडियन कंपनी, तीनों केस में टैक्सेबल है। अमाउंट देखते हैं 2,01,000। चलिए अमाउंट कितना बचा, 2,01,000, 2,01,000, 2,01,000। कोई डाउट, जितने भी कंडीशंस थे सब लिख दिया, अब सबका टोटल कर लो आप। चलो पहले का टोटल कितना आ रहा है, 13,41,730, 9,90,000। चलिए लास्ट 7,30,022। क्लियर है। इसी तरीके से एग्जाम में अगर आप कर दोगे तो हर एक बच्चा जो कर देगा बच्चा 14 आउट ऑफ 14 ये लिख लो, मिल जाएगा, कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। लाइन ध्यान रखो, स्टेप ध्यान रखो, क्या करना है बच्चा, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, ये लिखना है लाइन। यहाँ पार्टी का नाम कहाँ से मिलेगा, आई थिंक हर एक बच्चे को समझा होगा, क्वेश्चन में याद देखो ना, स्टार्टिंग में वो खुद ही बताएंगे, मिस्टर किशोर। और सेकंड इंपॉर्टेंट है असेसमेंट ईयर, ध्यान रखना।
तो यहाँ पे आगे असेसमेंट ईयर अपने को ऐड करना रहता है, असेसमेंट ईयर कौन सा है वो ऐड करो। ये तो कोई डाउट ही नहीं, पर्टिकुलर कहाँ से उठाया गया, क्वेश्चन में जैसा था बच्चा कॉपी कर लेने का, हमेशा कॉपी कर लो। सेकंड ये टेबल तीनों डिटेल दिया था वहां से कॉपी कर लिया। मेन इंपॉर्टेंट होता है यही डिसाइड करना, ढूंढ के लिखना। और अगर कोई नोट वाला कॉन्सेप्ट है, नोट में दो ही था, एक तो इंडियन एग्रीकल्चर इनकम था, सेकंड बच्चा कोई पास्ट नॉन टैक्सेबल प्रॉफिट या फिर इनकम वाला है, तो याद रख लो इसको यहाँ पे नोट में भी लिखना है। अगर ऐसा लिख दिया तो ये 14 आउट ऑफ 14 मिल गया। आई थिंक हर एक बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा। और जिन बच्चों को नहीं समझा, सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, पहले कंडीशन जाके पढ़ो, अपने वर्डिंग में लिखो। सबसे पहला मेरा सजेशन है अपने वर्डिंग में लिखो। अपने वर्डिंग में लिखने के बाद जो मैंने पीडीएफ शेयर किया उसके जस्ट अगला स्लाइड वो नोट कर लो। 1 से 2 बार जब कंडीशंस पढ़ लोगे ना बच्चा, ये टॉपिक मैंने बताया गारंटी वर्ड दिया हूँ, 2 सम बहुत इनफ हो जाएगा अगर आपके माइंड में कंडीशन फिट हो जाएगा तो। क्लियर? अभी भी किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लग रहा है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, ताकि इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट वीडियो में और बेटर तरीके से मैं क्लियर करा सकूं। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई। और अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा मास्टर वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।